तो सर सबसे पहले तो मार्केट का ही थोड़ा सा हालचाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। आई मीन काफी समय आई थिंक क्रिटिकल लेवल है वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक वापस डाउन टर्न आ सकता है। एट द सेम टाइम अगर क्रॉस कर गया तो मे बी काफी अच्छा बुल रन भी देखने को मिल सकता है। बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट, व्हाट इज योर थॉट ऑन इट सर? देखो, बुल रन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अगर हम बात करें बुल रन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बुल रन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, आई गेस नॉट टेम्पररी बट अ मीडियम टर्म बॉटम, आई वुड से। वो हम देख चुके हैं, राइट। अभी नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि भाई ऐसा क्या है जिसकी वजह से लग रहा है। सो दो चीजें हैं। पहला तो जिस तरीके से ये पूरा रन रहा है, मतलब जो पूरा पूरा आप अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर रहा है मार्केट का, तो वो जब से हमने वो 16,800 का लेवल तोड़ा है ना, राइट, उसके बाद से ही मतलब स्ट्रक्चर मजबूत ही होते जा रहा है, समझ रहे हो। नाउ पीपल आर सेइंग इट्स एन ओवरबाउट मार्केट, राइट। तो दे आर राइट, इट्स एन ओवरबाउट मार्केट, बट जब प्रोलॉन्ग्ड ओवरबाउट मार्केट रहता है तो उसका मतलब स्ट्रेंथ होती है मार्केट में, राइट, कि ओवरबाउट मार्केट है और गिर नहीं रहा है। सिमिलरली अगर एक ओवरसोल्ड मार्केट है और वो बढ़ नहीं रहा है तो उसको वीक मार्केट माना जाता है, जो जनरली आपको बेयर मार्केट्स में देखने को मिलेगा। और बेयर मार्केट नहीं, या कह सकते हो कि कोई डाउन लगा है उसमें देखने को मिलेगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक जब कोविड आया था, आई एम श्योर यूड हैव सीन दैट। उस टाइम पे मार्च अप्रैल में जो रैलीज आती थी बड़ी वीक सी होती थी, तो यकीन ही नहीं होता था। और दूसरा फिर there was lot of in uncertainty around कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन द फ्लिप साइड, अनसर्टेनिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब मार्केट नीचे था तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी कि भाई नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा, वॉर खत्म होगा नहीं होगा। बट धीरे 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 आई गेस मार्केट हैज क्लाइम दैट वॉल, और वॉल ऑफ वरीज जैसे हम लोग बोलते हैं। और हम वो स्टेज पे पहुंच गए हैं अभी, जहां पे हम ये नहीं कह सकते कि बुल रन शुरू ही नहीं हुआ है या होगा। आई गेस बुल रन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड मेरा ओपिनियन ये है कि वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड एट बॉटम। अब वो बॉटम किसी को नहीं पता होता है, हमेशा बॉटम बाद में पता लगता है। तो 15,200 जो हमारा पॉइंट था, वो हमारा बॉटम था। वो हमें कब कंफर्म हुआ, जब व्हेन वी हैव मेड दैट क्रॉस ओवर अबव, जब हमने पहला अपना हायर हाई मारा 16,800 के ऊपर। और 16,800 से पहले देयर वाज अ पैटर्न which had developed on 200 DMA, I've tweeted as well. So बड़ा ही सिग्निफिकेंट पैटर्न माना जाता है, और इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेंड रिवर्सल जो बुलिश एनगल्फिंग बना था। और उसके बाद तो फिर गैप अप भी, और मतलब वेट ही करते रह गए, राइट। और सही बोलूं तो उसके बाद जो रन आया स्टॉक्स में, तो वो एक बताता है कि दिस मार्केट हैज अ स्ट्रेंथ, राइट। नाउ अब बात करते हैं कि भाई वे फॉरवर्ड क्या है। सो आई गेस अभी इस मार्केट को, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था एज ए ट्रेडर, राइट, और सॉरी एज एन इन्वेस्टर, और एज ए ट्रेडर आपने स्विंग ट्रेड लिए थे, 16,800 पे लिया हो चाहे 16,000 पे लिया हो चाहे इवन 17,000 पे लिया हो, तो मेरे ख्याल से एज ए ट्रेडर यू शुड बुक प्रॉफिट्स, राइट। मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, राइट। और एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू रीलुक एट योर इन्वेस्टमेंट्स कि जो रिटर्न उन्होंने दिया है अभी तक, सो वेदर दैट वाज योर एक्सपेक्टेशन और योर एक्सपेक्टेशन इज मोर। मैं मीडियम टर्म की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। लॉन्ग टर्म का तो अलग ही डेफिनेशन हो जाएगा कि वो तो बहुत लंबी जर्नी है। तो अगर वो है, आपका कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50% भी चल गए, टू बी वेरी फ्रैंक, जून के लोस से। सो अगर आपको लग रहा था वो 50% आने में 6 महीने लग जाते और वो अभी आ गया, तो आई गेस आई वुड सजेस्ट, और दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एज वेल, कि आधा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, राइट। नाउ अभी मार्केट क्या करेगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर जब भी होते हैं व्हाट हिस्ट्री सजेस्ट, मतलब 17,500 600 से सब लोग को लग रहा था कि अब गिरेगा अब गिरेगा, और मार्केट गिर नहीं रहा है, उसके ऊपर ही जाई जा रहा है, राइट। लंबे लंबे मतलब हैमर बना दिए, कैंडल स्ट्रांग नहीं बनी, बहुत सारे रीजंस हैं ये ढूंढने के लिए। और अभी भी आज का पैटर्न भी कोई स्ट्रांग पैटर्न नहीं बना है। अगर आप पिछले 7-8 सेशंस की कैंडल्स देखोगे तो कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ कैंडल नहीं है। बट कहीं ना कहीं इस ये पूरी कैंडल्स जो बनी लगी हैं, खासकर जब से हमने ये आपका जो दूसरा लेवल था 17,400 वाला, एक पॉइंट था 17,300 के आसपास, एक पॉइंट था जो हमने पहले लगाया था 17,377 शायद। तो हमने यहाँ पे एक नहीं,
पुराने जो दो दो हमारे लोअर हाइस थे उनको काटा है। पहला लोअर हाई था हमारा 17,377 का, और दूसरा लोअर हाई था हमारा आपका ये 16,800 के आसपास, 16,794 93। तो जब से हमने इनको काटा है तो मतलब आप ये मान लो कि स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और अभी एज पर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखोगे, सो डाइवर्जेंस जो थी या नीचे में जो नेगेटिव क्रॉसओवर थे सब पॉजिटिव क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो गए। सो आई बिलीव एट दिस स्टेज अगर आप ट्रेडर है तो यू शुड वेट फॉर अ पुल बैक इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट ची स्ट्रेंथ हो ची वो ओवरबाउट हो ची कुछ भी हो, सॉरी ओवरबाउट हो या कितना भी ज्यादा हो जाए, इतनी रैली, इतनी बड़ी रैली के बाद अगर मैं ढंग से बात करूं तो मार्केट ने जो लास्ट स्विंग बनाया था, एक लो बनाया था, वो 16,440 450 के आसपास बनाया था, जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था। उसके बाद मार्केट रुका नहीं जल्दी, उसके बाद कोई बड़ा स्विंग पॉइंट नहीं मिला है। सो मोटा मोटा 1000 पॉइंट हम वहां से चल गए, राइट। और उससे पहले जो लास्ट एक और स्विंग बनाया था वो शायद 15,800 के आसपास था, राइट, जो कि एक हाइयर लो माना गया। तो ये दोनों स्विंग पॉइंट से ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं किया मार्केट ने। सो मेरे को ऐसा लग रहा है, दूसरे स्विंग पॉइंट का तो लग नहीं रहा है मेरे को, बट ये पहला स्विंग पॉइंट जो है आपका 16,400, दिस इज गोइंग टू बी ए पाइवट पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड। अगर भविष्य में कभी भी ये टूटता है आपका 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो आप मान के चलिए कि मार्केट एक वीकनेस की तरफ बढ़ेगा, मतलब जो ये पूरा ये बना है। अभी इन ए शॉर्ट टर्म आई बिलीव देयर विल बी ए पुल बैक। मेरे को लगता है कि 500-600 से ज्यादा पुल बैक आपको मतलब जल्दी से मिल पाएगा। 500-600-700 पॉइंट का आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा ऑन अ, कह सकते हो कि वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब नॉर्मल मार्केट कंडीशन में बोल रहा हूं, अगर जियोपॉलिटिकल कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका कोई किसी को आइडिया नहीं है। नॉर्मल मार्केट सिनेरियो ऐसा न्यूज रहता है और जियोपॉलिटिकली कुछ गड़बड़ नहीं होता है, तो मेरे को लगता है कि मार्केट मैक्सिमम 16,700-800 तक करेक्ट कर सकता है, बट वो टाइम लेगा। और उसके बाद मतलब जब मार्केट एक चला है तो हो सकता है 1-2 हफ्ता रेस्ट कर ले, 3 हफ्ता रेस्ट कर ले, लेकिन उसके बाद जो रैली आएगा शायद उसमें पार्टिसिपेट करने का वापस मौका ट्रेडर्स को मिल सकता है, राइट। इवन इन्वेस्टर्स को भी मौका वहां पे मिलेगा। सो ऑल इन ऑल फॉर ट्रेडर्स दिस इज नॉट अ मार्केट टू एग्रेसिवली बाय और स्विंग ट्रेड्स के लिए, राइट। थोड़ा रुकना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 2-4-5% मूव के चक्कर में 2-4-5% का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओ या लॉस करके बैठ जाओ। बेटर इज टू, ज्यादा से ज्यादा ये होगा भी कुछ स्टॉक्स में आप 2% 4% हार्डली 10% मिस कर दोगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको शायद कंसोलिडेशन के बाद मिले, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 3 हफ्ते के बाद, उसमें हो सकता है आप 20-30% बना सको। तो ये मेरा पॉइंट है। तो बंदा स्ट्रक्चर है, बुल मार्केट इज ऑन। मीडियम टर्म मेरे को लगता नहीं है कि भाई 15,200 जल्दी से वॉलेट होएगा, एंड अगर वो होएगा तो उसका एक ही रेफरेंस पॉइंट है 16,400, जो लास्ट हमारा स्विंग पॉइंट है। वो अगर डिसिसिवली ब्रेक हुआ किसी इवेंट की वजह से, उसके बाद हमको देखना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। उससे पहले कुछ भी ये मान के चलो उसके ऊपर सब ठीक है। अब पुल बैक कितना आएगा मैंने बता दिया, 16,700-800 इन वर्स्ट केस सिनेरियो। बाकी 500-700 पॉइंट का पुल बैक तो बनता है 1000 पॉइंट की रैली के बाद, 1000-1200 पॉइंट जो भी है, 1400। ओवर टू इशू। Right. Thank you so much for that, sir. Joy sir or Stock Tiger sir are also here with us now. Stock Tiger sir, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, should I call you? Okay, so उनका I think कुछ technical glitch है. We lost him in the connection. Okay. Joy sir, are you there with us? Yeah. Sure. Okay. Awesome. So sir, हम लोग मार्केट साइंटिस्ट से उनका मार्केट व्यू ही पूछ रहे थे. I would love to hear your thoughts on the market as well. मार्केट अभी तक तो बुलिश है, एवरीथिंग इज गुड, तो सब कुछ चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, तो कोई बात नहीं, चलते रहो। मार्केट ऑब्वियसली बहुत दूर ऊपर आ गया है, लाइक एज वी वर एक्सपेक्टिंग 17,000 17,500 काइंड ऑफ, वो तो उसको भी तोड़ के अभी 18,000 को टच करने का आया है। तो अभी ये जो लेवल्स है, इस लेवल से लाइक इतना जल्दी तो जितना जल्दी ऊपर आया है अब तक, उतना जल्दी चलेगा, उतना ही वही स्पीड से जाएगा, ये एक्सपेक्ट ना करना ही अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन अ वेरी गुड रैली। अभी शुड बी बियर इज नो, डेफिनेटली नॉट। अभी तक तो ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई साइन तो मार्केट दिखाया नहीं है, तो प्रिडिक्ट करने से कोई फायदा नहीं है।
तो जब तक मार्केट ऊपर चल रहा है तो जस्ट कीप एंजॉयिंग द गेम, लाइक आपका ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी ठीक ठाक चल रहा है, कुछ लार्ज कैप भी अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, तो लाइक ऑल गुड till now everything is fine, but we are very near to a short term consolidate or any kind of a small profit booking kind of thing आ सकता है, पर अभी तक ऐसे कुछ साइन है नहीं. सेकेंड थिंग, अनलेस वी आर ब्रेकिंग 17,600 ये लेवल जब तक ना हम लोग ब्रेक करते हैं निफ्टी का, तब तक कोई भी बियरिशनेस नहीं है मार्केट पे. 17,600 जब तक ना ब्रेक करता है, कोई हम डेली चार्ट का बात कर रहे हैं, मतलब एकदम बहुत ही शॉर्ट टर्म का बात कर रहे हैं, तब तक कोई बियरिशनेस है ही नहीं. थोड़ा बहुत जो भी नीचे आएगा ऊपर जाएगा ये सब इंट्राडे वॉलेटिलिटी होगा, अदरवाइज वी डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट एनी काइंड ऑफ डाउनसाइड. अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो दैट टाइम वी नीड टू थिंक, दैट टाइम वी नीड टू एनालाइज. प्रिडिक्ट करके कुछ होता नहीं है, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी that type of prediction or anything, but still we are all good. Hey, awesome. Thank you so much for that, sir. Stock Tiger, sir, are you there with us? Sir, you're on mute. Can you hear me? Yes, I can hear you, sir. Okay, thank you. Awesome. Sir, सबसे पहले should I call you Stock Tiger itself या फिर आपका कोई और nickname should I use? Hello. Hello. Joy sir, am I audible? Yes, you are audible. All good. Okay, I think. Am I audible or not? Yes, sir. Now you are audible, sir. Okay. Right. Yes, sir. So, सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? नहीं, कोई भी नाम, हितेश नाम से बुलाओ, बढ़िया है. बिल्कुल सर, हितेश सर. ये तो क्या है, स्टॉक टाइगर नाम ऐसा रखा है कि ये हर कभी का एक तकिया कलाम होता है. वैसे हमारा भी शेयर बाजार में एक तकिया कलाम है. बिल्कुल सर. तो सर बुल्स और बियर्स तो बहुत है, टाइगर्स भी अभी हम लोगों को मार्केट में बनेंगे, अब मेरा ख्याल है नेक्स्ट जनरेशन में. करंट मार्केट पे सर आपका व्यू जानना चाहूंगा. व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ, एंड इफ यू हैव अ व्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? एज पर माय व्यू, निफ्टी में अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है. जो आप अगर निफ्टी का वीकली चार्ट अगर पकड़ो आप, तो 1 2 3 4 और 5 पिक्स को ब्रेक करके ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है. बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हुआ है, एंड वो काफी 4 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर लेके ब्रेकआउट हुआ है. मतलब कि 12, 24, 36 एंड 50 मूविंग एवरेज को लो आप, तो चारों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर अभी होने वाला है. तो मैं अभी देखता हूं तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो रहा है, तो मैं यहाँ से निफ्टी दिसंबर एंड तक 18,800 या 19,000 जितना देखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये एज पर एक्सपेक्टेशन ऐसा हो सकता है. वीकली चार्ट पकड़ रहे तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे, नो डाउट इसमें है. लेकिन यहाँ से ट्रेंड अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बहुत ही स्ट्रांग और बुलिश ही है, तो जिसके पास भी मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप है, अभी प्रॉफिट बुकिंग ना करे. स्टॉक स्पेसिफिक भी जा रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक भी रैली आने वाली है. देखो आज ही अगर आपने देखा तो HDFC AMC जो कई टाइम से पड़े हुए थे, एक ही दिन में आज 11% 12% की रैली दे दी और हाई में 2190 भी आ गया. तो स्टॉक स्पेसिफिक रैली भी आ सकती है. तो आप निफ्टी का मुझे अगर ट्रेंड आपने आप बोल रहा हो तो बहुत ही स्ट्रांग बुलिश, आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर कर रहे हो वीकली चार्ट में तो आप देख सकते हो. आगे आप अगर स्टॉक की बात करें तो HDFC का ग्रुप भी अभी स्ट्रांगली बुलिश जा रहा है, बराबर है. अगर निफ्टी के डेली चार्ट की बात कर रहे हैं, मैंने अभी स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट को सुना, उन्होंने बोला कि थोड़ा यहाँ से पुल बैक आ सकता है. यस डेफिनेटली पुल बैक आ सकता है, लेकिन मैं 17,200 के नीचे पुल बैक नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो भी पुल बैक आएगा यहाँ पे एक
कैंडल बनी थी 4 अगस्त को, जो स्ट्रांगली बेरिश कैंडल थी वो कन्वर्ट हो गई स्ट्रांगली बुलिश में, और उसके बाद देखो यहाँ से नीचे के साइड से बाइंग आया और 17,180 से स्ट्रांगली 2 ही दिन में वो 17,500 के ऊपर चला गया। तो मैं एज पर माय एक्सपेक्टेशन ये जो भी पुल बैक आएगा वो 17,000 नहीं तोड़ेगा, वो मुझे लगता है। ओके, राइट, ऑसम सर। सर, सिंस जॉय सर और मार्केट साइंटिस्ट सर तो काफी टाइम से हम लोगों के साथ हैं, बिल्कुल स्पेसेस की शुरुआत जब से ट्रिंकर की हुई थी तब से ही हमारे से आ रहे हैं। सर हितेश सर, आप पहली बार आए हो, थोड़ा सा इफ यू कैन गिव अस अ ब्रीफ अबाउट, सो आई ऑफ कोर्स फॉलो योर हैंडल, आई फॉलोड आप टेक्निकल ट्रेडिंग, आपके मैंने कॉल्स देखे हैं, ऑल आर एक्सीलेंट, बट इफ यू कैन गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रैटेजी, द फिलॉसफी ऑफ ट्रेड्स दैट यू फॉलो। एक्चुअली मैं अभी तो क्या, जो मार्केट में अभी साइडवेज मार्केट था तो अभी मैंने ऑप्शन सेलिंग का चालू कर दिया था, लेकिन अभी धीरे धीरे स्टॉक स्पेसिफिक भी आ रहा है, तो मैं जनरली वीकली ब्रेकआउट पसंद करता हूँ। तो जो भी स्टॉक वीकली ब्रेकआउट में देता है और उसके स्ट्रॉन्ग डेली कैंडल भी बनती है, तो मैं उस टाइप के स्टॉक को ज्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं जनरली ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। तो ब्रेकआउट में जो भी आता है स्ट्रॉन्ग सेटअप, उसको मैं फॉलो करके कोई भी स्टॉक पकड़ता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली आप देखो तो सपोज विष्णु केमिकल है, तो विष्णु केमिकल इज एट 1800 लेवल, वो अभी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल पे आ रहा है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे के ब्रेकआउट दे रहा है तो वो मेरी एंट्री हो जाएगी उसमें। सेम थिंग अगर आप आरपीजी भी बात करो, आरपीजी लाइफ साइंस है, उसमें भी अगर आप देखो तो वीकली में 757 या 760 का अराउंड लेवल है जो ब्रेकआउट हो सकता है। आप उसको अगर देखो तो कंटिन्यूअसली वो मतलब 16 मई से लेके आप आज की तारीख तक कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो जब भी वो ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है, तो मैं मेरी क्वांटिटी 2x या 3x कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग क्वांटिटी मेरी बहुत ही कम रहती है। सपोज मैं आईपीओ भी स्टॉक भी ब्रेकआउट करता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो स्टार्टिंग में अगर मैं कोई आईपीओ स्टॉक पकड़ता हूँ तो मैं 15,000 रुपीज का ही लेता हूँ। मान लिया कि वो मुझे अलॉट हुआ 15,000 रुपीज का, अगर वो लॉस भी देगा तो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर वो सस्टेन हो रहा है और मेरे सेटअप्स के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें मैं 3x to 4x क्वांटिटी फिर कर देता हूँ। तो मुझे उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा मुनाफा हुआ है। सपोज आप अगर देखो हरिओम पाइप, तो हरिओम पाइप ने बहुत ही अच्छा वाला ब्रेकआउट दिया था। बराबर देखो 245 के लेवल पे ब्रेकआउट दिया था आज ही, लास्ट वीक। ओके, रिसेंटली आज ही 10% अप खुला, लेकिन स्लोली स्लोली वो नीचे चला गया। मतलब कि मैंने 15,000 का ले लिया, समझो आप। अभी 270 पे मैंने प्रॉफिट में नहीं बुक किया, क्योंकि वो मेरे स्टॉक, मेरे जो सेटअप थे उसके हिसाब से ऊपर जा रहा था। लेकिन एनी हाउ प्रॉफिट बुकिंग आया और स्टॉक नीचे जा रहा है, तो मैं अभी मेरा क्वांटिटी नहीं ऐड करूंगा। नाउ whenever this stock gives me breakout of 275, I will add 3x to 4x quantity in this stock, particular stock। तो क्या उसमें मैं थोड़ा लंबा रन भी नहीं मिले, छोटा रन में भी मैं हाईएस्ट प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक लेता हूँ। अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करूँ तो मैं वीकली लो और हाई को पकड़ के मैं स्ट्रैंगल खेलता हूँ। जैसे जैसे मूवमेंट आता है ऐसे ऐसे मैं मेरा स्ट्राइक चेंज करते रहता हूँ। ओके, तो इस तरह से मेरा ट्रेडिंग थोड़ा है। मोस्ट ऑफ अगर आप मुझे फॉलो भी करते हो तो आपको देखना, आप देख सकते हो कि मैं ब्रेकआउट पे ही स्टॉक को बाय करता हूँ, और सस्टेन होने के बाद जब भी ब्रेकआउट ऊपर जाता है तो मैं उसको क्वांटिटी ऐड करता हूँ। ओके, राइट, ऑसम सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस सर। थैंक यू वेरी मच। राइट, सो ये तो थी हितेश सर की स्ट्रैटेजी। नाउ गेटिंग बैक टू द जो हमारा ओरिजिनल थीम, थोड़ा सा और उस पे अगर हम लोग ड्रिल डाउन करें, मार्केट साइंटिस्ट सर, यू ट्रैक अ लॉट ऑफ ब्रॉडर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल, ब्रॉडर फैक्टर्स जैसे बीच में काफी सारे स्केयर आए हुए थे, फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर टू फेड का भी, आई थिंक अभी रिसेंट में शायद आज ही मीटिंग है या कल में है, कुछ तो आजकल में ही थी, आई एम सॉरी आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि मार्केट को डरा रहे थे एक तरीके से। डू यू हैव अ व्यू ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दैट नाउ, एंड वो जो पहले डर थे उनका अभी क्या स्टेटस है जो मार्केट को मे बी ड्रॉ डाउन कर रहे थे? देखो ऐसा है विशु, क्या होता है कि लास्ट स्पेस में व्हेन वी हैव एक्सप्लोर्ड दैट एग्रोकेमिकल थीम ड्यूरिंग जुलाई, रिमेंबर, तो वो टाइम पे भी कुछ फैक्टर्स थे, फिर चाइना वाला भी कुछ आया ही है अभी,
सो क्या होता है कि व्हेन वी आर इन दैट अनसर्टेनिटी जोन, तो वहां पे आता रहता है, तो वहां पे डर का कुछ भी आएगा ना, वो सबसे पहले एड्रेस होता है। एक्साइटमेंट कुछ भी आएगा वो सबसे लास्ट में चले जाता है। और जब मार्केट अच्छा होएगा या सेंटिमेंट्स अच्छे रहते हैं, तो जब एक्साइटेड चीजें होती है वो पहले एड्रेस होती हैं, और जो बाकी चीजें होती है कॉर्नर्ड हो जाती हैं। तो आई गेस अभी जब मूव अच्छा है तो चीजें कॉर्नर्ड हो गई हैं। अभी बात करते हैं कि वो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो हुआ है सारा कुछ, उससे क्या असर मार्केट में पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से जो जैसे अपना लास्ट डिस्कशन हुआ था यूक्रेन रशिया वॉर से, जो डैमेज होना था बड़ा, बहुत बड़ा डैमेज शॉर्ट टू मीडियम टर्म, वो मार्केट जो है उसको डिस्काउंट कर चुका है। अर्निंग्स हो चाहिए हमारी, जो भी आपने देखा होगा कि मार्जिन्स में अच्छा खासा दबाव था बहुत सारे कंपनीज में, कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए थे या रॉ मटेरियल प्राइसेस शूट अप हो गए थे सब सिचुएशन की वजह से। तो वो सब डिस्काउंट कर चुका है एज फार एज आवर मार्केट इज कंसर्न्ड। इवन में भी रेस्परकशन अपने कह नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी कोई लोग बोल रहा है कि ईज ऑफ होगी है वॉर, कोई बोल रहा है नहीं हुई अभी और चलेगी, फिर बीच में आया कि चाइना और ये भिड़ पड़ेंगे तो क्या होगा। तो मेरा मानना है कि मीडियम टर्म में जो नुकसान हो सकता है या जो रेस्परकशन हो सकते हैं मैक्रो फैक्टर के हिसाब से, वो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो फैक्टर्ड इन है, मतलब उससे कुछ बुरा होएगा तो ही मार्केट गिरेगा या वो स्टॉक गिरेंगे। कुछ भी अच्छा होएगा तो ज्यादा चल सकते हैं ये, और हो सकता है, और शायद आप होते हुए भी देखोगे, क्योंकि चीजें ईज ऑफ होंगी, स्टॉक उससे जिस रफ्तार से गिरे थे उसके डबल रफ्तार से बढ़ेंगे। सेम दैट कोविड सिनेरियो, नंबर 1। नंबर 2, कुछ जो और बातें अभी सुन आई थी लाइक चाइना वाली यूएस वाली। देखो मेरा मानना है कि चाइना में और यूएस में दोनों में इलेक्शंस हैं, ठीक है, अक्टूबर में, और यूएस में है आपके शायद 8 नवंबर को है उनका एक फिक्स डेट रहता है मिड टर्म इलेक्शंस। ये दोनों कंट्री इलेक्शन से पहले कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लेंगी जिससे इनकी इकोनॉमी को दिक्कत आए या ये लोग ऐसा फंस जाएं कि इनको वोट ना मिले, राइट। चाइना में वैसे भी इस बार उनके लिए आसान नहीं होएगा। आप थोड़ा न्यूज पढ़ के देखिए, जिनपिंग साहब के लिए बहुत सारा इंटरनल उनका विरोध भी हो रहा है। तो और सेम वहां पे यूएस ने का मैटर ठीक था, लेकिन जब से उन्होंने ये रशिया वाले वो उसमें वॉर में कूद गए बीच में, तो उसके बाद उनका नुकसान, इमेज, बहुत सारी चीजें हैं जो खराब हुई हैं। तो अभी समहाउ फोकस विल बी ऑन दैट फ्रंट, दोनों के यहाँ पे वो है। तो ये लोग इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ मेजर लेते रहेंगे कि स्ट्रांग है, और हर पॉसिबल वो चीज करेंगे अनटिल अनलेस कोई और ऐसी मिसहैपनिंग या ऐसी कोई चीज हो जाए जो हमने सोची नहीं, तो अलग बात है। तो तब तक मेरे को लगता नहीं कि कुछ बड़ा मार्केट को डेंट मिलेगा, आप देखिएगा, या कुछ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कुछ हो जाएगा। बाकी देखो, एक कुछ 4-5% चांस ऐसे भी होते हैं कि भाई आपको नहीं पता कि किसका दिमाग घूम जाए, पता लगा हम इनकी बातें कर रहे हैं, वहां पे ईरान इसराइल में कुछ हो जाए, राइट। तो वो एक हमेशा फैक्टर रहेगा। बट जो भी बातें चल रही है ना, रशिया यूक्रेन का डिस्काउंटेड है, यूएस का मेरे को लगता है पंगा लेगा, वहां पे भी इलेक्शन है। यूएस थोड़ा सा अपना वो दिखाने के लिए उसने थोड़ा वो किया था, तो वहां पे भी इलेक्शन है। और यूएस भी कोई ऐसा खास वो नहीं करेगा कि इकोनॉमी या लिक्विडिटी वहां उनके मार्केट से निकले या कुछ ऐसा हो, बिकॉज यूएस में 40% जनता मार्केट में इन्वेस्ट करती है या इन्वॉल्व है, राइट। तो वहां पे आपने कुछ खराब कर दिया चुनाव से पहले, तो वो लगा लो कि वैसे उनके वोट कट रहे हैं और कट जाएंगे। तो ऑल इन ऑल सिचुएशन विल बी नॉर्मल। बाकी देर आर 4-5% चांसेस कि कुछ गलत हो गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया विच इज नॉट एक्सपेक्टेड और विच इज नॉट इवन थॉट ऑफ। तो भाई वो तो उसके में तो फिर मार्केट को भी नहीं पता, वो तो फिर जब होएगा उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेंगे भाई उसका क्या नतीजा हो सकता है, ये चीज है। सो ऑल इन ऑल जियो पॉलिटिकली थिंग्स आर अभी फाइन, मतलब आप ये बोल सकते हैं कूल डाउन हुई है। तो ज्यादा कोई घबराने वाली मेरे को तो लगता नहीं अभी ऐसी कोई बात है। बाकी देखो स्पेकुलेशंस चलती रहती हैं हर साल, कभी कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ भविष्यवाणियां आएंगी, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, राइट। बिकॉज मार्केट को मूव करने के लिए ना क्या है विशु, कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, कभी वो मसाला ज्यादा होता है कभी कम होता है, राइट। तो यू नीड समथिंग। तो अभी जैसे मार्केट है, जिस तरीके से मार्केट चले हैं, अच्छा स्ट्रक्चर बन गया है, तो थोड़ा मार्केट को रेस्ट करना है, सपोज 500-700 पॉइंट गिरना है, तो कोई भी बहाना मिल जाए उसे गिर जाएगा वो, कोई भी, मतलब इवन छोटा सा भी कुछ नेगेटिव आ गया ना गिर के, तो वो एक रीजन बन जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है, बट उसको बड़ा कुछ ऐसा नहीं लेना है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। और दूसरा, जैसा हमारा पिछली बार भी बात हुआ था ऑन डिमांड फ्रंट, इंडिया में तो मैं आपको पता है मल्टीपल ट्रैक सेक्टर्स आई ट्रैक, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा मेजर नेगेटिव या मेजर मंदी किसी सेक्टर में है। छोटा वो सेक्टर स्पेसिफिक है, और छोटी कंपनी का हालत मैं आपको बताऊं, आप पूछना, खासकर कैपिटल गुड्स में कई कंपनी तो ये बोल रही है कि हमारा ऑर्डर बुक 2 साल के लिए फुल है। अभी
मतलब वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, राइट, लेकिन देयर इज अ गुड सिनेरियो, राइट, ऑन फंडामेंटल साइड और या ऑन ग्राउंड अगर बोलोगे तो वहां पे भी ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अर्निंग्स अच्छी आई है, मार्जिन में दबाव था, वो सारी चीजें थी, इसलिए थोड़ा माहौल ऐसा था, तो आपको उसमें मूव्स नहीं मिले, या मार्केट में होता है कई बार ऐसा, बट ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज ओके, और ऐसा कोई खास घबराने ये चीज है। Right. Awesome. Thank you so much for sharing अच्छा, that एक with us, चीज sir. और ऐड करना था विशु, हम लोग जो चार्ट जी की सर. बात कर रहे थे, 18,114, राइट, ये एक ऐसा लेवल है जो अगर इसी चाल में कट जाए ना तो बहुत अच्छा वो हो जाएगा, बिकॉज वीकली में अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में तो ट्रेंड लाइन तो शायद ब्रेक हो गया है, लेकिन अभी भी वीकली में जो लोअर हाई का चलन है वो चल रहा है, राइट, तो वो लोअर हाई का चलन कट जाएगा इससे, अगर वो 18,114 को काटता है निफ्टी कैसे भी और इसमें, तो वो फिर एक हायर हाई एक बनेगा, और फिर उसके बाद डेफिनेटली निफ्टी विल फॉर्म है लोअर लो ऑन वीकली टाइम फ्रेम है जब भी ये कंसोलिडेशन होता है, और मंथली टाइम फ्रेम पे शायद वो अप्रैल का हाई है उसको काट के वो 6 महीने का हाई लगा देगा, तो मंथली स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो ये लेट्स सी, कभी हो सकता है इस हफ्ते हो जाए, मे बी जैसे पॉसिबिलिटी, लेट्स सी, लीव इट टू द मार्केट, मतलब ये बोले। Right. Awesome. Thank you so much for that, sir. जॉय सर, व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू, एक और क्वेश्चन मेरे पास था कि जो करंट लेवल्स हैं, आपने बोला कि अभी तो जैसा चल रहा है दैट इज ऑसम, तब तक द वे द रन इज गोइंग वी शुड कंटिन्यू ऑन दैट, बट आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके रिस्क मैनेजमेंट में आर यू ट्रेडिंग एनी डिफरेंटली, या बिल्कुल जैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, मतलब एग्नोस्टिक टू निफ्टी की वो ऊपर जाए नीचे जाए, आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक होके चल रहे हो या सेक्टर स्पेसिफिक चल रहे हो? आई नो आपका आज का ही आई थिंक प्रॉफिट का आज ही आपका काफी अच्छा दिन था, मेरा तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो काफी, मैंने ट्रेडिंग में नया नया जो शुरू किया है उसमें मेरा अच्छा दिन नहीं था, बट आपका वाज starkly opposite I think. So what is your trading style right now given the market condition? ट्रेडिंग स्टाइल देखिए, पहले भी हमने ये बोले हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन, के मार्केट जैसा रहेगा ट्रेडिंग वैसा करना है, ठीक है। हम लोग अगर एक रिजिड मेंटलिटी लेकर बैठ जाएंगे कि यही हमको करना है, तो मार्केट अगर साथ नहीं देगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा ना, तो क्या करना पड़ता है कि कभी कभी ये चेंज करना पड़ता है। तो आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि जब मार्केट डाउन साइड करेक्शंस या ऐसा कुछ चलता है, थोड़ा डाउन रहता है, तो मैं स्मॉल मिड कैप्स को अवॉइड करता हूँ। बट नाउ आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन स्मॉल मिड कैप्स बिकॉज दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग। मार्केट उसमें अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, तो वो मूवमेंट तो लेना है, पहला बात है। दूसरा बात है, अभी होल मार्केट पे, नॉट ओनली इन स्मॉल मिड कैप्स, इवन इन ऑल अदर स्टॉक्स, मिड कैप्स टू लार्ज कैप्स, एफ स्पेस डेरिवेटिव्स, तो सभी जगह पे पैसा आ रहा है, मूवमेंट्स आ रहा है। तो लाइक अभी ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर ओपन। तो मार्केट जब ऊपर जाता है ना, जब सब कुछ सही हो रहा है, तो ट्रेडिंग भी व्हाट आई कैन से कि वी कैन डू आवर बेस्ट। तो अभी वो टाइम है जिस टाइम पे हम लोग एकदम सबसे अच्छा जो कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट पे। तो स्मॉल मिड कैप्स सर्किट्स दे रहा है, ऑप्शंस पे मूवमेंट्स आ रहा है, एफ स्टॉक्स पे मूवमेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल टुडे अपोलो टायर, आई हैड पोजीशन इन अपोलो टायर, बहुत अच्छा मूवमेंट मिल गया आपका। गेल, टाटा पावर, इसमें ऑलरेडी आई एम हैविंग लॉन्ग पोजीशन, इफ यू सी द ऑलरेडी आई एम होल्डिंग देम। तो अब आई एक्सपेक्ट वो भी मूवमेंट करेगा। एसीसी सीमेंट स्पेस से वो भी मूवमेंट करना चाहिए नेक्स्ट फ्यू डेज पे। दीपक नाइट्रेट, वो उसका भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये जो लार्ज कैप्स है उसमें भी मूवमेंट अभी आना चाहिए। ये कुछ माय फेवरेट स्टॉक्स आर देयर। तो अभी क्या है ना, अभी मार्केट में मोमेंटम है, और इंट्राडे ट्रेडिंग अभी नॉर्मली आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंट्राडे एज वेल, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग पे ना मूवमेंट मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है।
तो अगर ये जो इंट्राडे स्पाइक्स होते हैं इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो स्कैल्पिंग भी इसमें वी कैन डू एनी टाइम, like 1 to 2% kind of moves are easy available in many stocks. तो अभी जो मार्केट है ये सबसे अच्छा मार्केट है, लाइक वी वांट दिस टाइप ऑफ मार्केट, कि अगर ऐसा मार्केट रहा तो कोई बात नहीं, पर ऐसा तो रहता नहीं है ना, मार्केट ऑलवेज कीप चेंजिंग। तो टिल नाउ एवरीथिंग इज गुड, स्मॉल मिड कैप्स, लार्ज कैप्स, F&O space, all are good. Right. Awesome. Thank you so much for sharing that, sir. तो मेरे पास तो ऑफ कोर्स हमेशा क्वेश्चंस रहते ही हैं आप लोगों के लिए, बट हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं. देयर इज अ ट्वीट पिन्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज जिसमें वी हैड आस्क्ड देम टू पोस्ट देयर क्वेश्चंस, तो थोड़े से उनके क्वेश्चंस लेते हैं. Okay, so Pankaj sir का question is around RSI की RSI is above 80 now, so he thinks कि retracement might be possible. I think market scientist sir ने इसको already थोड़ा सा address किया था कि in a bull market it indicates strength. Joy sir and Nitesh sir, आपका भी opinion इस पे जानना चाहूंगा RSI के regarding. RSI 80 के ऊपर है तो क्या हो गया, आई मीन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है लाइक RSI 80 के ऊपर जाएगा तो सेलिंग आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. अगर ऐसा होता तो हर कोई अल्गो बना के बैठ जाता, कुछ करने का जरूरत नहीं है, अल्गो लगा दो 80 पे ऊपर जाएगा तो सेल हो जाएगा. तो ऐसा ट्रेड नहीं होता. ये सब इंडिकेटर्स को देख के ब्लाइंडली फॉलो काइंडली मत कीजिए, क्योंकि ये कोई भी इंडिकेटर्स ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्रॉफिट बना कर देगा. इट इज़ योर ओन स्किल कि आपको बना लेना पड़ेगा. एक ही स्ट्रेटेजी में अगर 10 बंदे को दूंगा तो 10 में से 10 लोग 10 तरह का प्रॉफिट बनाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन स्किल, हिज एक्सपीरियंस, कि वो कैसे एग्जीक्यूशन कर रहा है. तो काइंडली डोंट फॉलो एनी इंडिकेटर्स blindly and don't follow any particular strategy blindly. Try to improve your skills, try to follow the market, spend time with the market movements, try to trade with the volume आपको कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है. वॉल्यूम जहाँ पे है तो कोई रीजन है, ऐसे ही वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है. और वॉल्यूम कौन जनरेट करता है, हम और आप तो नहीं कर सकते ना, कितना खरीदेंगे हम लोग. तो वॉल्यूम के साथ जाइए, प्राइस के साथ जाइए, वॉलेटिलिटी के साथ जाइए, पर इंडिकेटर्स या कोई स्ट्रेटेजी इसके पीछे मत भागिए. तो ऐसे नहीं होता है. कभी कभी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है कि कभी भी नहीं होगा. अगर कभी भी नहीं होगा तब भी लोग अल्गो लगा देगा कि उधर जाएगा तो कभी भी नहीं होगा. 100% कहीं पे नहीं होता है. दैट इज स्टॉक मार्केट एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट. Right. Absolutely, sir. Thank you so much for that. Okay. मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा. बिल्कुल सर. मिस्टर जॉय की बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि फॉलो तो वॉल्यूम ही करना है. और मुझे अभी भी ये बात याद आई, थ्री इडियट का डायलॉग याद आया कि ऐसा मत करो, सक्सेस के पीछे मत भागो, मेहनत करो. ऐसे ही बोल रहा हूं मैं कि RSI के पीछे मत भागो, RSI ब्रेकआउट के पीछे भागो. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो वीकली में RSI अगर देखो तो अभी 60 ही पहुंची है. अभी तो उसने बुल रन चालू किया है, समझो. आप सब लोग क्या डेली के पकड़ रहे हैं. डेली आप शॉर्ट टर्म 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का व्यू लेना है तो आप पकड़ो उसको, कोई बात नहीं. लेकिन अगर आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना है, आपकी वेल्थ मैनेज करनी है, आपको पूरी वेल्थ बिल्डअप करनी है, तो छोटे टाइम फ्रेम में मत जाओ. अभी RSI 60 पे आई है, समझो आप, वीकली चार्ट पे. और RSI ने ब्रेकआउट तो बहुत ही लंबे टाइम के पहले, मतलब कि जुलाई महीने के अंदर ही दे दिया था. तो जो RSI ब्रेकआउट आया है तो RSI ब्रेकआउट के पीछे जाओ, RSI के पीछे मत जाओ. वो 40, 50, 60, 80 तो वो तो पॉइंट है, नंबर्स है. और ये सब लेगिंग है. कोई भी इंडिकेटर है होगा वो लेगिंग होगा. कैंडल बनने के बाद वो देगा आपको सिग्नल कि ये होगा. तो सबसे पहले कैंडल बनती है, उसके बाद आपका इंडिकेटर है वो आपको देता है कि ये होने वाला है. तो कैंडल के पीछे भागो, प्राइस एक्शन के पीछे भागो. आप RSI 50, 60, 80 हो गया तो हो सकता है 80 के ऊपर 90 आ जाए तो नीचे भी आएगा, रिट्रेसमेंट भी होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा. तो क्या करोगे, निकल जाओगे बाजार से. ऐसे निकलोगे बाजार से तो लंबे दूर तक नहीं जाओगे आप, RSI को ही पकड़े रखोगे तो. ओके, थैंक यू. Thank you so much for sharing that, sir. Okay.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षय सर का है. ऑफ कोर्स मार्केट साइंटिस्ट सर जॉय सर के साथ हमने पहले भी ये डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, बट अगेन आई एम श्योर अ लॉट ऑफ न्यू पीपल आर हियर इन द ऑडियंस टुनाइट. So all three of our experts tonight, I would love to ask Akshay sir a question, which is, what are some of the best screening criteria or screeners you have come across? How do you trim down usually from a long list of screen results? तो मार्केट साइंटिस्ट सर आपसे मैं भी शुरू करते हैं कि आप हाउ डू यू क्रिएट योर वॉच लिस्ट, उसके लिए आप क्या स्क्रीनर्स यूज करते हो या हाउ डू यू सिलेक्ट योर स्टॉक्स? सो आई जनरली फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच. मतलब तो लाइक अगर आपको सबसे बेस्ट वे में ट्रेड करना है ना, तो आप वीकली चार्ट से स्टार्ट कीजिए. राइट, मतलब कभी भी बुल रन है तो वीकली चार्ट या मंथली से भी कर सकते हैं. तो मंथली इट इज ओके एंड वीकली इट इज ओके, एंड देन यू कैन सी कि डेली में क्या चल रहा है. तो इफ वीकली चार्ट इज पॉजिटिव एंड मंथली चार्ट इज पॉजिटिव एंड वीकली चार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो आपको वहां पे अगर डेली भी ठीक मिल गया तो वहां पे पैसा खोने की जो आपकी एक वो है ना, वो बहुत बहुत कम रहेगी. आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना. अगर आपका वीकली चार्ट पॉजिटिव नहीं है, मंथली भला ही ठीक ठाक हो, वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन है, राइट, तो वहां पे अल्टीमेटली अगर आप बेट कर भी रहे हो ना, तो वहां पे थोड़ा पैसा खोने का चांस थोड़ा हल्का सा ज्यादा रहता है. तो ऑलवेज स्टार्ट विद ए वीकली चार्ट. अगर एक वीकली चार्ट इज ओके और एक सिग्निफिकेंट कैंडल बन रहा है, या जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. वीकली चार्ट में आप देखिए कि मूविंग एवरेजेस हालांकि लैगिंग इंडिकेटर है, या आप कैंडल्स देख लीजिए, या डाउ थ्योरी फॉलो कर लीजिए कि हायर हाई हायर लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सिंपल है. एंड देन आरएसआई का स्ट्रेंथ देख लीजिए, मैकडी आप देख लीजिए पॉजिटिव है कि नहीं वीकली पे, एंड देन सेम चीज ऑन द डेली चार्ट कि डेली में फिर whether stock is above key moving averages or not, right? RSI MACD is positive or not? RSI जो है वो एटलीस्ट भाई 55-60 तो है, स्ट्रेंथ वाली है कि नहीं है. एंड देयर इज वन मोर मोमेंटम इंडिकेटर या स्ट्रेंथ का इंडिकेटर होता है जो हमारा CCI होता है. तो वो 20 या 30 पीरियड का कोई भी पीरियड का आप देख लीजिए. तो वो अगर कम से कम, मेरा मानना है ये 70-80 हो तभी स्टॉक में जाए, तभी उसमें थोड़ा एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है. और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, 100 काटता है, 125 काटता है, तो और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो वो भी आप मतलब देख सकते हो. तो मतलब माय अप्रोच इज सिंपली टॉप डाउन, स्टार्टिंग फ्रॉम द वीकली चार्ट. कि आपको ये देखना है कि एवरेजेस का बैलेंस होना चाहिए, कोई डाइवर्जेंस नहीं होनी चाहिए. देन मैकडी शुड बी पॉजिटिव. डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर हाई हायर लो पैटर्न चला होना चाहिए वीकली चार्ट में. अगर वो नहीं है तो थोड़ा सा दूर रहिए उस चार्ट से, बिकॉज वो कंसोलिडेशन में मान लीजिए आप, तो रैली जाएंगी या जो भी फॉल आएगा बड़ा क्विक भी हो सकता है ना. तो बेटर इसकी आप दूसरे स्ट्रक्चर को स्टडी करिए. और फिर उसके बाद डेली में, और डेली के बाद ज्यादा आपको कंफर्म करना है तो आर्ली देख सकते हो कि वेदर एवरीथिंग इज पॉजिटिव ऑन आर्ली और नॉट, राइट. ज्यादा ही शॉर्ट टर्म में आपको जाना है तो आर्ली, अगर आर्ली भी ठीक है तो शायद उसमें आप ठीक ठाक पैसा बना लोगे. एंड देन देयर इज वन मोर थिंग कि स्टॉक किस जोन में है. मतलब एक तो होता है कि भाई एक पुल बैक, एक डाउन लेग चल रही थी और एक नई अपलेग स्टार्ट हुई है, राइट. तो जब वो अपलेग स्टार्ट होती है ना, तो आप देखेंगे धीरे 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 पहले आपके जो छोटे वाले शॉर्ट टर्म वाले चार्ट्स हैं वो पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, राइट. फिर धीरे धीरे फिर वो आर्ली पे आएगा, फिर आपके वीकली सॉरी उसमें आता है. तो अल्टीमेटली ट्राई करो कि जो फ्रेश हाईज मार रहे हैं, वीकली चार्ट अच्छा है या 52 वीक हाई से ज्यादा दूर नहीं है, 10% के अंदर है या 15% के अंदर है, उन्हीं स्टॉक्स में जाइए, रादर देन गोइंग इन ए स्टॉक फॉर ट्रेडिंग. बोल रहा हूँ कि जो हाईज नहीं लगा रहे हैं या हाईज से काफी दूर हैं, तो वहां थोड़ा अनसर्टेनिटी ज्यादा रहेगा और ट्रेड में पैसा लूज कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आप दूसरा उनको टिक कर सकते हो विद अ सर्टेन अप्रोच, पर ट्रेडिंग के लिए नहीं. Starting from the weekly, then daily, top-down approach with certain indicators like MACD, follow the Dow theory, specifically on the weekly chart, and obviously on same thing on the daily chart as well. If MACD should be positive, key averages के ऊपर रहे short term वाली, तो अच्छा माना जाता है. ये चीज है, तो एक स्ट्रेंथ रहती है ना. ऑब्वियसली what जॉय भाई said and टाइगर भाई said कि वॉल्यूम होना चाहिए. जब मूवमेंट हो रही है तो उसके वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम थोड़े बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए. ऐसा नहीं कि वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहे, स्टॉक थोड़ा मूव कर रहा है बट वॉल्यूम नहीं मूव कर रहे हैं, तो वॉल्यूम भी थोड़े थोड़े बढ़ते क्रम में होने चाहिए, राइट. तो वो और एक ब्लेंड हो जाता है वहां पे. ठीक है, राइट. ऑसम सर. जॉय सर, कैन वी हैव योर क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग योर स्टॉक्स? मे बी कुछ स्क्रीनर्स या आप क्या प्रोसेस करते हो? Normally, I go for the volume spike. That could be in intraday basis, that could be in hourly basis, could be in daily basis.
तो अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ, 1 मिनट, एज आई ट्रेड फॉर स्कैल्पिंग पर मोस्टली इंट्राडे। तो 1 मिनट पे जब वॉल्यूम स्पाइक आता है तब तो वी नीड टू रिएक्ट वेरी फास्ट, वेरी क्विक। तो ये ट्रेड समटाइम इट आई एग्जीक्यूट एंड आई स्क्वायर ऑफ इट maybe in 20 to 30 seconds. तो that kind of trades are available in market right now. वही बात बोल रहा था कुछ दिन पहले कुछ मिनट पहले कि अभी मार्केट पे बहुत तरह का ट्रेड मिल रहा है, तो ये अभी आ रहा है। कुछ दिन पहले तक ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत कम था। और इन डेली चार्ट्स आप देखिए कि जब वॉल्यूम बन रहा है ना, सिर्फ वॉल्यूम ही अकेला आपको नहीं बोलेगा, उसके साथ प्राइस भी देखना पड़ेगा। जो प्राइस कैंडल स्ट्रॉन्ग है, मतलब ओपनिंग एकदम नीचे की तरफ हुआ था, ओपनिंग एंड डेज लो बहुत ही आसपास है, और क्लोजिंग एंड डेज हाई बहुत आसपास है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा सा कैंडल, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल, वैसा कुछ कैंडल आपको दिख रहा है, उसके साथ वॉल्यूम दिख रहा है। उसका मतलब जो वॉल्यूम था उसके अंदर पावर था, एक कैपेबिलिटीज था कि प्राइस के ऊपर ले जाके नियर टू द हाई ये क्लोज दिया है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस रहता है। अगर ऐसा वॉल्यूम मिल गया कि प्राइस ऊपर में गया उसके बाद नीचे आ गया तो कुछ उसका फायदा नहीं है। तो उस वो वॉल्यूम का अंदर कंट्रोल नहीं था, पावर नहीं था। तो ऐसा वॉल्यूम के साथ जाइए जो प्राइस को होल्ड करने में सक्षम हो, जो प्राइस को ऊपर ले जाने में कैपेबल हो, ठीक है। तो ये आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अनदर वन थिंग, द वॉलेटिलिटी। ट्राई टू चूज योर ट्रेड्स इन लो volatile stocks. It is already high risk. Trading is a very high risky part, and when it is in small mid caps, then it is more riskier. So try to trade in less volatile stocks, and try to understand the market timing. When we are in trading business, so we have to understand that market timing. इन्वेस्टमेंट तो बहुत लंबा टाइम का बात है, तो यू डोंट नीड टू टाइम द मार्केट, बट इन ट्रेडिंग यू हैव टू टाइम द मार्केट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम वेरी वेल। तो बस यही है, और बाकी छोटा बहुत चीज़ तो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये जो मुझको पसंद है ये आपको पसंद ना भी हो सकता है, तो दैट कुछ छोटा मोटा चीज़ अलग हो सकता है, पर दीज आर द Right, right. Thank you so much for that, sir. हितेश सर, यू ऑलरेडी एक्सप्लेन थोड़ा बहुत आपने इनसाइट्स दी अपनी स्ट्रैटेजी में, बट उससे पहले आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए मे बी डू यू यूज एनी स्क्रीनर्स या कोई प्रोसेस? हितेश सर, हेलो। यस। या सर, मैं ये पूछ रहा था, आपने ऑलरेडी यू गेव अस सम इनसाइट्स इनटू योर स्ट्रैटेजी, बट टू कि आप ब्रेकआउट्स पे करते हो, बट उसमें भी डू यू हैव अ क्राइटेरिया, मे बी कुछ स्क्रीनर्स आप यूज करते हो, कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स या कुछ टू शॉर्टलिस्ट योर स्टॉक्स? नहीं, फंडामेंटल तो अभी नहीं देखता हूँ मैं, बट ऑन इंट्राडे पर्पस के लिए मैं अब जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स में ही ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा कोई कहीं पे भी नहीं जाता। स्क्रीनर में भी निफ्टी 500 ही लिया हुआ है, तो वट एवर स्टॉक दैट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम निफ्टी 500 ओनली। तो आपने जैसे बात की वॉल्यूम की, तो टॉप गेनर और टॉप लूजर में ही वॉल्यूम होते हैं, बाकी सब क्या है ऊपर नीचे चले जाते हैं। जैसे ही वॉल्यूम स्पाइक आता है ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ही शांति वाला आदमी हूं, तो मैं 15 मिनट का चार्ट ही यूज करता हूं। 1 मिनट चार्ट जो जॉय भाई ने बोला, तो मेरा तो ऐसा धक धक होता है, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाऊंगा अगर मैं 1 मिनट का चार्ट देखूंगा तो मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ, शांति से अच्छी वाली कैंडल बनती है 15 मिनट में, विद ब्रेकआउट देती है, 15 मिनट ब्रेकआउट फॉलो करता हूँ। तो वैसे मैंने जो बोला वही है, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, तो मैं 15 मिनट में ब्रेकआउट होता है तो मैं ट्रेड करता हूँ विथ वॉल्यूम, डेली ब्रेकआउट होता है विथ वॉल्यूम तो मैं ट्रेड करता हूँ, वीकली ब्रेकआउट होता है विथ वॉल्यूम तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। 15 के नीचे ब्रेकआउट कभी भी मैं नहीं देखता। तो जो भी मैं इंट्राडे करता हूँ वो 15 मिनट ब्रेकआउट में करता हूँ, जो भी मैं पोजिशनल लेता हूँ वो डेली ब्रेकआउट में लेता हूँ, और जो भी मैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए लेता हूँ वो वीकली ब्रेकआउट के लिए के बेस पे ही लेता हूँ।
अगर आप गूगल भी करोगे तो वीकली ब्रेकआउट के कई सारे स्क्रीन चार्टिंग के स्क्रीनर मिल जाएगा, सेम सभी स्टॉक वही देते हैं, वही से आप ट्रेड करो, अच्छे वाले सेटअप में जाओ। अगर आप कोई मुझे फॉलो करता है तो मैंने 4-5 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि हर एक सेटअप के पीछे मत जाओ, कोई एक बेस्ट सेटअप बनाओ। यू हैव टू फाइंड अ बेस्ट सेटअप, नॉट एवरी सेटअप। 10 स्टॉक आते आते हैं तो 10 स्टॉक को देखो, लेकिन उसमें से कोई एक ही सेटअप होगा जो सबसे अच्छा वाला सेटअप होगा, उसको फॉलो करो, उसको पकड़ो और उसके ऊपर ही ट्रेड करो। ओके, थैंक यू। Right, right. Thank you so much for sharing that, sir. थैंक यू। Okay. Sir, market scientist sir, this question I think आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ। विनय कुमार सर का है, how to control emotions during trading, how to develop a strong temperament. देखो, इमोशन कंट्रोल करने की नौबत ही ना आए, ऐसा आप करो ना। मतलब इमोशन ऐसी चीजें हैं जो हमेशा साथ रहेंगी जब तक इंसान मरेगा नहीं, राइट? तो मतलब हमेशा, तो कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि whenever you are taking a trade, राइट, कुछ भी ले रहे हो तो उसका एक सेट ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको वही फॉलो करना है कि भाई मेरा ये रैशनल है ट्रेड लेने का, ये मैंने ये है और ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, और उसको टाइम दीजिए, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ट्रेड लेते हैं, राइट, और ये क्या होता है, जनरल टेंडेंसी होती है, हम ट्रेड लेते हैं ना, को बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है तो, और सब कुछ ठीक है, सब कुछ, तो मतलब दिस इज ए ह्यूमन टेंडेंसी। जनरली अपने को लगेगा यार ठीक है चल रहा है, एक्सपीरियंस के थ्रू सुधार होता है, लेकिन न्यूबीज में क्या होएगा कि अपने को हमेशा ये लगता है कि ब्रेकआउट अच्छा है ना, बस आ जाए टारगेट किस तरह जल्दी से, और आ जाए मैं निकल जाऊं यहाँ से, वो चीज है। और सेम चीज होती है जब बंदा लॉस में होता है, तो लॉस में बंदा ये सोचता है कि किस तरह मेरा कॉस्ट आ जाए और एक बार आ जाए मैं निकल जाऊंगा। सो जनरली आप जितना ज्यादा सोचोगे ना, या सोचोगे कि आपके तरीके से टारगेट आए, या आप जो सोच रहे हो उस रफ्तार से बढ़ जाए या अप्रोच करे, वैसा मार्केट कभी बिहेव नहीं करेगा। आप ये सोचो कि दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, अगर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो ये यहाँ तक जा सकता है, कब जाएगा यू डोंट नो, राइट? हो सकता है कि आपने ट्रेड लिया उसके 1 घंटे में चले जाए, बेसिस करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं। हो सकता है वो 2 घंटे में चले जाए, हो सकता है 2 दिन ना जाए, राइट? तो वो चीज आपको हमेशा निकालनी पड़ेगी कि भाई ट्रेड ले लिया, मेरा रैशनल ये है, अभी मेरे को वो एक अपना एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना कि मेरे हिसाब से वो ट्रेड ऊपर जाए नीचे हो जो भी है, राइट? ये चीज है कि उसको चलने दो, ठीक है भाई, अब आपका कन्विक्शन है तो उसको टाइम दीजिए, और जब वो टाइम होगा तो उस टाइम फ्रेम के अंदर जरूर आएगी, राइट? ओनली जब आपका एक टाइम फ्रेम निकल जाए, मतलब आपने सपोज करो 2 हफ्ते का टाइम दिया एक ट्रेड को, और 2 हफ्ते के बाद भी उसने मूवमेंट नहीं दी या एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं दी या नीचे आ गया, देन यू टू रिव्यू। बस एक बार रिव्यू करना है कि वेदर आई नीड टू होल्ड इट और नॉट, राइट? कि 2 हफ्ते का मेरा मेरा मैंने टाइम दिया था, बेसिस जो भी आप फॉलो करते हो उसके हिसाब से, अभी ये क्यों नहीं जा पाया, मार्केट की वजह से नहीं जा पाया या कोई और रीजन था, या स्टॉक में ही वीकनेस आने लगी, वॉल्यूम घटने लग गए, वो आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसके हिसाब से एग्जिट या कंटिन्यूएशन आपको सोचना पड़ेगा, राइट? बाकी इमोशन को कंट्रोल करने की मतलब आप कोशिश करना कभी कि मैं कंट्रोल में ले लूं उनको, और वो बस फिर वो चीज है, मतलब जैसा मैं सोचूं वैसा हो, ऐसा नहीं होएगा, राइट? तो इमोशन जनरली हावी तब होती है व्हेन वी ओवर एक्सपेक्ट या ओवर थिंक, बार बार ही सोचते हैं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए या कुछ आ जाए। जैसे कॉमन है, मैं कोई चीज बताता हूँ, आपने कोई ट्रेड लिया, राइट, मार्केट नीचे गिरने लग गया, आपका स्टॉक नहीं, सपोज करो, तो एक जनरल टेंडेंसी मार्केट में आपको लगेगा अरे यार मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक भी गिरने शुरू हो गए, कहीं ऐसा ना हो नीचे आ जाए। वहां पे फिर आप वहां पे इमोशन जो होती है हावी होना शुरू हो जाती हैं, तो आप बच नहीं सकते हो, बट आप अपने डिसिप्लिन पे रहो तो शायद आपको इमोशन कम परेशान करेंगे, आप इतना उन पे दृढ़ रहो बस, राइट? कि भाई मार्केट नीचे भी गिर गया तो भाई मेरे पास एक एग्जिट पॉइंट है अपना, वो आया किसी भी बेसिस पे, क्लोजिंग पे आप फॉलो करते हो या जो भी आपका है, तो वो मैं ट्रेड को काट दूंगा, ये चीज है। Right, right. Awesome, awesome, sir. Thank you so much for sharing that. जॉय सर, आपका क्या रहता है स्ट्रैटेजी टू डील विद योर इमोशंस ड्यूरिंग अ ट्रेड? देखिए, इमोशन तो हर एक आदमी का डिफरेंट होता है, तो मुझे ये समझना पड़ता है कि मेरा इमोशन क्या है, हाउ डू आई फील ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स। जब मार्केट ऊपर जाता है तब कैसे फील करते हैं, जब नीचे आता है तब कैसे फील करते हैं, जब साइडवेज चल रहा है ऊपर नीचे चल रहा है तब कैसे फील करते हैं। तो
इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो आई नो हाउ डू आई फील, आई नो हाउ टू मैनेज माई फीलिंग्स। ओके, तो इसका आंसर कोई डायरेक्ट आंसर हो नहीं सकता। हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का फीलिंग्स, इमोशंस डिफरेंट है, और वो रहेगा। आप कुछ भी करो, आपका इमोशंस तो रहेगा ट्रेड के अंदर। प्रॉफिट होगा तो आपको हैप्पीनेस आएगा, लॉस होगा तो अंदर धुक धुक करेगा। ये जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो या रिटेल ट्रेडर हो, हर किसी का डर तो लगता है। तो अभी ये आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको ही समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी, आई नो दैट आई एम नॉट अ what I can say, like हम ऐसा नहीं है कि हम कोई भी स्टॉक लेकर बहुत लंबे समय तक हम होल्ड करेंगे, और ऐसे भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज आएगा तो उसको छोड़ देंगे। तो आई नो हाउ टू मैनेज माई पोजिशंस, आई नो हाउ आई वांट टू लूज एंड हाउ मच आई वांट टू लूज। तो अगर मेरा लॉस एक लिमिटेड अमाउंट तक रहेगा ना, तो मुझे पता है कि मुझे कुछ आएगा नहीं, जाएगा नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट अमाउंट। तो मेरा लॉस वो अमाउंट तक ही होता है। अगर कोई ट्रेड गलत भी जाएगा तो आई हैव फिक्स्ड माई लॉस कि ये अमाउंट के ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। सो आई डोंट केयर। अगर मेरा ट्रेड गलत भी जाता है ना, तो मुझे कुछ परवाह नहीं है। अगर सही जाता है तो प्रॉफिट आ जाता है, और एक प्रॉफिट आ जाएगा सही से, तो मेरा लास्ट 3-4 लॉस का जो भी अमाउंट है उसको कवर कर देगा। एंड आई नो माई स्ट्रेटेजीज, एंड आई हैव ट्रस्ट ऑन माई स्ट्रेटेजी। मैं जो करता हूँ, जैसे करता हूँ, उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें दो चीज़, फर्स्ट थिंग इज टू लिमिट योर लॉस। आपको सोचना पड़ेगा कि वो अमाउंट क्या है, जो अमाउंट तक का लॉस देखने के बाद भी अंदर में एक डर नहीं आएगा। तो उस अमाउंट तक ही आपको लॉस करना है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। एंड नंबर 2 के आपको खुद को समझना पड़ेगा कि कौन सा टाइम पे कैसे आप बिहेव करते हो, कैसे आपको फीलिंग्स आता है। तो थोड़ा बहुत ये एकदम शांति में बैठ के आपको सोचना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। तो आप जब ट्रेड लेंगे आप, तब आपको कुछ परेशानी नहीं होगा। So I take losses very small, and very aggressively I cut my losses very aggressively. For example, if I am trading with 3 lots in a single trade, and if it is not moving as per my expectation, I started cutting that lots, maybe 2, then 1, then अगर मेरा लॉस होगा भी ना, तो 1/3 ऑफ द क्वांटिटी का लॉस होता है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता भी है तो 1/3 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हिट करता है। अगर प्रॉफिट होता है ना, मैं पूरा प्रॉफिट लेता हूँ। So these things, I think they help me a lot to cut losses aggressively, to limit my loss amount, and to know my feelings. तो ये इतना जल्दी किसी कोई चेंज नहीं कर सकता खुद को, बट इट इज़ अ प्रोसेस। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते चलते आप अगर कोशिश करते रहोगे तो आप खुद को भी जान जाओगे, अपना फीलिंग्स को भी जान जाओगे, अपना कैपेबिलिटीज भी जान जाओगे, और ट्रेड भी जान जाओगे। Right, right. Thank you so much for sharing that with us, sir. Hitesh sir, same question to you. How do you manage your emotions? Emotion. Hello. Yes. Yes, yes. Now you're audible, sir. यस, इमोशनल कंट्रोल तो सबके, जैसे बताया जॉय जी ने, सबके लिए अलग अलग चीज होती है। किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होता है, किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिफरेंट होता है। अगर आपको आपके खुद के सेटअप के कन्विक्शन है, खुद के स्ट्रेटेजी पे भरोसा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब मेरे 2-3 स्ट्रेटेजी पे जब भी मेरा कॉल एक्टिव होता है और मैं जो ट्रेड लेता हूँ, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल भी जाता हूँ कि वो स्टॉक मैंने लिया हुआ है।
पोर्टफोलियो जब देखते हैं 15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद, तब पता चलता है कि इसमें प्रॉफिट चालू हो गया। तो बिलीव इन योर सिस्टम एंड योर स्ट्रेटेजी। जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ, फुल प्रूफ बनाओ, अच्छे वाली बनाओ, और कन्विक्शन रखो। जो भी स्ट्रेटेजी है, कन्विक्शन रखो। देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी वो 100% आपको प्रॉफिट नहीं देने वाली। ओके, जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी इंट्राडे कर रहे हो, डेली कर रहे हो या वीकली कर रहे हो, वो आपको किसी में प्रॉफिट देगी, किसी में लॉस देगी। 40-50% प्रॉफिट देती है, 50% लॉस भी देती है। अगर लॉस आपका लिमिटेड है और प्रॉफिट आपका 1/2% के हिसाब से होता है, तो आपका 5 लॉस है वो चला जाएगा, और दो ही ट्रेड में आपका सब प्रॉफिट वापिस आ जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वाली जो स्टॉक है उसको आप राइट करो, और जो लॉस वाली है वो उसमें मिनिमम लॉस से निकल जाओ। तो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, देखो, मैंने कई बार बोला है कि स्टार्टिंग में मैं बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग भी देखता था, 3 वाइट सोल्जर भी देखता था। सबकी एक पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड होता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि बुलिश एंगल्फिंग किसी को प्रॉफिट नहीं देगा, या बेरिश एंगल्फिंग किसी को प्रॉफिट नहीं देगा। बेरिश एंगल्फिंग कोई कोई बार देता है, कोई बार नहीं। लेकिन अगर आप विलिंगली अच्छे तरह से उसको ही सिंपली फॉलो करो, तो उसमें भी आपको 50-50% का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा ही। जो रिवॉर्ड है वो अगर आप 2 जेम 1 कर दो, तो रिस्क आपका 1 साइड रहेगा, तो आपको प्रॉफिट होगा वो डबल होगा। ओके, तो जब भी कोई भी आप गिनो, अगर हेड एंड शोल्डर भी पकड़ते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ते हो आप, मैं मेरी सपोज बताऊं तो 15 मिनट ब्रेकआउट में पकड़ता हूँ। जो भी 15 मिनट ब्रेकआउट में आता है, अगर मैं उसको राइड करते जाऊं, तो वो मुझे स्विंग में भी अच्छा वाला रिटर्न देता है। अगर वो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो मैं मिनिमम 2 या 3% के स्मॉल स्टॉप लॉस में मैं निकल जाता हूँ 1 या 2 दिन। लेकिन अगर वो राइड पकड़ गया अच्छे वाले से, तो आप उसमें अच्छे वाले रिटर्न पकड़ सकते हो। ओके, तो आप अपने सिस्टम पे भरोसा रखो, कोई भी टेंशन नहीं लेने का। जो भी सिस्टम आप फॉलो करते हो, ऑप्शन सेलिंग में करो या कैश में करो या पोर्टफोलियो में करो, जो भी फॉलो करते हो, तो एक कन्विक्शन के साथ फॉलो करो, तो आपको अच्छे वाला रिटर्न मिलेगा ही। बिलीव इन योर सेल्फ, नॉट अदर्स। और सेकंड थिंग अगर बताऊं, कि दूसरों को फॉलो करके अगर आप ट्रेड लेते हो, तो उसमें आपके इमोशन सभी वर्क करते हैं। लेकिन आप खुद के सेटअप पे अगर ट्रेड लेते हो, तो आपके इमोशन सभी कंट्रोल में रहेंगे। ये लिख के ले लेना। दूसरे के कॉल पे ट्रेड करोगे, तो आपको मन में होगा कि इसने क्या देखा होगा, क्या नहीं। आप उसको ही पूछोगे, व्हाट शुड आई डू, एग्जिट और होल्ड, व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉट, व्हाट शुड बी द टारगेट। ऐसे कई सारे मन में सवाल आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी से ही आपने ट्रेड लिया है, तो आपको पता है कि कहाँ पे मेरा टारगेट है, कहाँ पे मेरा एग्जिट है, और कहाँ पे मुझे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। ओके, थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच सर। सर हमारे पास टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो अबाउट मैं कुछ एक स्टॉक्स जो क्वेश्चंस कॉमनली काफी सारे लोगों के कॉमन है, उनको मैं पूछता रहता हूँ। एंड इफ एनी ऑफ आवर एक्सपर्ट्स हियर आर ट्रैकिंग देम, तो एक छोटा सा भी अगर उनको मिल जाएगा तो ग्रेट। Okay, so one of the questions that is commonly been asked is steel sector में, and especially Tata Steel. If any of our experts is tracking, then sugar sector पे there's a few questions. Please feel free to interrupt me, sir, for any of these. भारती एयरटेल और आइडिया, सो टेलीकॉम सेक्टर पे क्वेश्चन है वरुण सर का। ये हो गया। गति पे व्यू पूछा है विनीत सर ने। Okay. देन फायर एंड मूव हैंडल है, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं औरोबिंदो फार्मा, जुबिलेंट इंग्रेविया एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। So I think these are some of the questions that have been asked by multiple people. देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जी सर। हितेश सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। यस सर, यस हाँ सर। जी,
हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 5,000 स्टॉक लिस्टेड है, 5,000 स्टॉक में 5,000 क्वेरी भी आएगी, समझो आप। बेटर है कि आप हमने जो समझाया है उसको आप फॉलो करो। पर्टिकुलर स्टॉक जो भी आपकी क्वेरी है उसको पकड़ो आप। जो भी ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेक नहीं दे रहा है, उसको आप देखो। वॉल्यूम, जैसे जॉय जी ने बताया कि वॉल्यूम एनालिसिस करो आप, बराबर है। वॉल्यूम का करो। मैंने बोला सपोज वीकली या डेली ब्रेकआउट पकड़ो। अगर वो आपको ऐसे इस तरह से आपको देता है ब्रेकआउट या वगैरह, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्होंने बात की जुबिलेंट इंग्रेविया की, तो जुबिलेंट इंग्रेविया अगर 400 का लेवल तोड़ देता है तो आप शांति से उसमें से निकल जाना, कोई चीज नहीं। अगर वो यहाँ से 550 का लेवल ब्रेक करता है तो जो भी क्वांटिटी है उसमें 20 to 25% ऐड कर देना। सिंपली सिंपली अगर आप लॉस में हो तो जब भी ऊपर जा रहा है अच्छे वाले वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसमें आप क्वांटिटी ऐड करो, तो आपका जो हायर पोजीशन है हायर प्राइस पे, तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो नीचे आएगा। स्लोली स्लोली जो मैंने आपको 400 का स्टॉप लॉस बोला, वो धीरे धीरे अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस 450 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप ऊपर के नीचे के लेवल से भी आप स्टॉक को ऐड करते जाओ, और आपका जो इनिशियल लेवल है जो बाय का, जो आपका लॉस है, वो एवरेज प्राइस पे आ जाएगा, और एक टाइम पे हो जाएगा कि आप प्रॉफिट में भी इसमें से निकल सकते हो। ओके। एक्चुअली अगर जीबीएल इनग्रेव की ही बात करूं तो उसने 660 के लेवल पे ही एक बड़ी वाली बैरिस लाइन, बैरिस कैंडल बनाई थी, बैरिस एंगल्फिंग बनाया था वीकली में, विथ हाईएस्ट बियर वॉल्यूम, हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम। वही टाइम था उसमें से निकल जाने का। स्लोली स्लोली वो नीचे ही चला गया, नीचे ही चला गया, और 400 का लेवल भी बताया। तो अभी 400 का लेवल तो तोड़ेगा वो ऐसा लगता नहीं है। अभी 484 लेवल चल रहा है। अगर आपको मोर बाय करना है तो 560 550 के ऊपर दूसरे आप ऐड कर सकते हो। ओके। Right. Thank you so much, sir. Okay. So again, so time हमारे पास limited है. We are really sorry for the questions that we could not cover tonight. But again, we'll try to cover more questions very soon. But before we part, this is not the end of the space. I would love to request all of our speakers to please leave us with a parting note, concluding remark, maybe some advice for us, or something that is on their watch list, some sector that they think it can be anything that can be helpful for the listeners here. Starting with the maybe हितेश सर आपसे ही शुरू करते हैं. यस, मैं अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दूं तो जो भी सिस्टम में आपको फॉलो करने को बोल रहा हूं कि आप जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं तो एक कन्विक्शन के साथ फॉलो करिए। आपके आपके खुद के ऊपर भरोसा रखिए। ओके। जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं उसके कन्विक्शन रखे, कन्विक्शन रखने के बाद उसको छोड़ दे। उसको ट्रैक करते रहेंगे, डेली उसका चार्ट देखते रहेंगे, डेली उसके प्राइस देखते रहेंगे, दिन में 5 बार 6 बार मनी कंट्रोल खोल खोल के उसके प्राइस देखते रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 3 4 दिन के बाद आप निकल जाओगे। शांति से अपने सेटअप पे भरोसा रखिए, और वो भरोसे कायम होना चाहिए। तो अगर वो आप टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो आपको एक टाइम के बाद वो प्रॉफिट देगा। सेकंड थिंग मैंने बोला कि जो भी सेटअप है, अगर सेटअप आपका कन्विक्सिंग है, अगर स्टॉक ऊपर ही जा रहा है तो आप उसमें ऐड करिए। तो क्या होगा कि अगर आपने ऊपर के लेवल पे भी अगर आप उसमें ट्रैप हो गए हो तो आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा, और नीचे से आपको स्टॉप लॉस ऊपर ले जाना है। मतलब कि अगर 500 का स्टॉक है और आपने 400 का स्टॉप लॉस रखा है, अगर 500 वाला स्टॉक 550 चला गया तो आपका नीचे वाला स्टॉप लॉस 450 आ जाएगा। के लेवल पे बाय भी कर रहे हो तो नीचे के लेवल से स्टॉप आपको ऊपर ले जाना है धीरे धीरे। ओके। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं वीकली, डेली या 15 मिनट ब्रेकआउट यूज करता हूं। 15 मिनट के नीचे में कैंडल का टाइम फ्रेम भी नहीं निकालता, देखता भी नहीं हूँ। ओके। अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे एग्जिट होना है तो मैं 5 मिनट या 3 मिनट में देखता हूँ कि अगर ये बहुत ही बड़े वॉल्यूम से नीचे टूट रहा है तो ही मैं एग्जिट का सोचता हूँ उस टाइम पे, इंट्राडे के लिए ही। जनरली मैं मेरे स्टॉक स्क्रीन, मेरे टॉप 5 इंट्राडे में टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स में ही होते हैं, निफ्टी 500 स्टॉक्स में ही होते हैं। इंट्राडे में निफ्टी 500 से लेकर निफ्टी 100 200 और निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है वो सिलेक्ट करते हैं, और उसमें ही हम ट्रेड करते हैं। ओके। सो it was nice experience to meet you all, and Mr. Joy and Mr. Stock Market Scientist, thank you very much for patiently listening me.
थैंक यू सो मच सर। जॉय सर, आपकी तरफ से कुछ रिमार्क मिल जाएगा? हम एट द एंड जस्ट एक ही बात बोलना चाहेंगे कि प्रिडिक्शन मत कीजिए। कोई भी एनालिसिस, कोई भी स्ट्रेटेजी जो प्रिडिक्शन के ऊपर बेस करके चल रहा है उसको काइंडली अवॉइड कीजिए। प्रिडिक्शन नहीं चलता, किसी को नहीं पता है कल क्या होगा परसों क्या होगा, तो काइंडली अवॉइड एनी काइंड ऑफ strategy or anything that gives you prediction type mindset. सेकेंड, न्यूज़ देखकर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। न्यूज़ आपके तरफ तभी आता है जब उसका कुछ यूज़ नहीं रहता है। तो ऑल द big people, they had information, they have already they have made a position। तो न्यूज़ देखने के बाद खरीदना है ऐसा नहीं है, उसके पहले खरीदने का आपका कुछ भी जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उसको आप फॉलो कीजिए, उसके साथ चलिए। न्यूज़ एकदम दूर रहिए क्योंकि आपका माइंड को बायस्ड बना देगा। तो आपको अनबायस्ड होके ट्रेड लेना है, अनबायस्ड होके ही चार्ट्स देखना है। आप अगर फंडामेंटल देख रहे हो तब भी आपको अनबायस्ड होकर ही देखना है। और अल्टीमेटली प्राइस, वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी मार्केट पे यही है, इसको छोड़ के कुछ है नहीं और कुछ नहीं है। तो आप इनके साथ चलिए। तो आफ्टर अ टाइम, कुछ दिन बाद आपको खुद को ही पता चल जाएगा, खुद को ही ये समझ में आएगा कि क्या आपके लिए काम कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ योर एनालिसिस आपके लिए काम कर रहा है। तो आप उसको और बेहतर तरीके से आप जान पाओगे, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस शार्प होगा। और ऑल द बेस्ट, कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग। राइट, थैंक यू सो मच सर। मार्केट साइंटिस्ट सर, सेम थिंग फ्रॉम यू, एंड ऑफ कोर्स कुछ अगर कोई नई थीम भी हम लोग को मिल जाए तो ऑल द बेटर। आई गेस नया थीम तो देखो पुल बैक आएगा छोटा मोटा, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो इमर्ज कर रही है, चार्ट्स में भी ब्रेकआउट आने शुरू हुए हैं और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं। हालांकि वो तो चलो आ चुका है अभी, लेकिन आने वाला टाइम पे क्या होना है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आई गेस होटल स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। चार्ट्स भी ठीक हो रहे हैं, एक कंसोलिडेशन था शायद वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। स्पेसिफिकली जो लीडिंग नेम्स है वहां ज्यादा ध्यान रखो, छोटे वाले शायद एक बार लीडिंग लीडर्स कंफर्म कर देंगे, कुछ ने तो किया भी है। ओके बाद आप जो बाद वाले हैं छोटे होटल से उन पे ध्यान दीजिएगा। मेरे का मानना ये है कि दिस इज द सेक्टर जो बर्ज कर सकता है आने वाले 4-5 महीने में। 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पे जो लेजर ट्रैवल है और कॉर्पोरेट ट्रैवल दोनों ही मतलब ताबड़तोड़ आया है अभी पिछले 3-4 महीने में। जहाँ मैं भी कुछ सिटीज में गया हूँ, या लाइक साउथ जोन या आपके इधर में वेस्ट हो गया या नॉर्थ, अक्रॉस मैंने देखा है पिछले 3-4 महीने में। ज्यादातर जो मैंने क्वेरीज करी है या खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लेजर ट्रैवल जो है ना कहीं वो कॉर्पोरेट ट्रैवल से भी फास्ट मतलब ये लगा लो ग्रो कर रहा है। तो पहले हमने बोला था वो एक रिवेंज ट्रैवलिंग है। पिछले साल हमने बोला कि भाई कोविड हुआ था, लॉकडाउन हो गया था इसलिए लोग आए। लेकिन अभी मतलब अभी तो कोई लॉकडाउन ऐसा था नहीं, बस वो जनवरी में रिस्ट्रिक्शंस आई थी। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग घूमने जा रहे हैं और जो चैनल चेक है वो ये बोलता है कि अच्छा खासा मोमेंटम है। अच्छा ये तो लेजर ट्रैवल हो गया कि लोग फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। कॉर्पोरेट ट्रैवल जो है वो इतना बढ़ गया है कि मतलब पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज या बहाना ढूंढ रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर द रीजंस कि चलो ये काम करते हैं, इसके लिए कुछ वर्कशॉप करते हैं, कुछ रिव्यू मीट रखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा। तो अच्छा खासा बुकिंग मिला है। और ये जो वीकेंड गया अभी, मैं अगर रिसेंट की बात करूं तो ये जो 15 अगस्त का वीकेंड था, सो या इफ आई टॉक अबाउट सम की सिटीज या जहाँ पे ट्रैवलर्स ज्यादा आते हैं वहां पे ये लगा लो होटल्स बिल्कुल जैम पैक्ड थे, पूरा फुल। मतलब ऑक्यूपेंसी 95% से भी ऊपर थी। बहुत रेयर होटल्स होंगे जो खाली होंगे और सब लोग अच्छे खासे भाव में, मतलब वट एवर एवरेज रेट इट इज, आप मानो कि डेढ़ा तो था ही, या 1.5 टाइम्स लोगों ने पे किया, इतने रेट्स हाई थे। तो ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छा कर सकती है ओवरऑल थीम। चार्ट्स भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और अच्छे आने हैं। भी आप देखना जब ये मेन सीजन शुरू होएगा सितंबर ऑनवर्ड्स, आपको नवंबर तक अच्छे से बुकिंग वो मिलेंगे नहीं।
और लेजर ट्रैवल, कॉर्पोरेट ट्रैवल दोनों ही बढ़ा है और मेरे को लग रहा है कंटिन्यू रहेगा अनटिल अनलेस कोई बड़ी टर्बुलेंस आए। तो इस थीम पे ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 महीने में होटल स्टॉक्स अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं, बशर्ता आप कोशिश करना लीडिंग नेम्स के साथ रहना। बस ये एक मेरा वो रहेगा, बिकॉज आई वुड लव टू बी विद द लीडिंग नेम्स। ये थीम की बात, क्लोजिंग रिमार्क यही है कि भाई सब कुछ ठीक है, जैसा भाई लोगों ने बोला, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि मार्केट क्यों इतना ज्यादा चल रहा है। जब नहीं चल रहा था तो बोल रहे थे कि क्यों नहीं चल रहा है, क्यों इतना ज्यादा गिर रहा है। अभी चल रहा है तो चलने दीजिए, पार्टिसिपेट करिए। और जब चलने दो चलने दो ऊपर। हाँ, जब गिरेगा तो भाई थोड़ा रुक जाना, निकल जाना। अगर आप ट्रेडर हो, वेट कर लेना, एक सिग्नल का इंतजार करना कि भाई चलो अब गिर के अब रुक गया, बस इसकी जो थका हुआ था वो उसका आराम पूरा हो गया है, तो फिर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देना। ये चीज है, हर दिन तो नहीं कर पाओगे आप पार्टिसिपेट, कभी तो आपको मार्केट को रुकना पड़ेगा और आपको भी ट्रेड एग्जीक्यूट करके रुकना पड़ेगा एक टाइम पे। तो बस चल रहा है तब तक एग्जीक्यूट करते रहिए। लगेगा कि रिवर्सल साइंस दे दिए जो भी आप सिस्टम फॉलो करते हो, या जैसे पाइवेट पॉइंट बताया 17,600 हो गया, कुछ टूट रहे हैं तो भाई थोड़ा कॉशियस होके थोड़ा बैठ जाइए, वॉच करिए, मतलब आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे एक टाइम पे, एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद। ये चीज है, ठीक है। तो कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं, सब ऑल ओके। Thank you so much, sir. And with that, that's our time. Thank you so much, audience, for being with us all throughout these 75 minutes. This was an amazing space. Thank you so much, Hitesh, sir. Thank you so much, Joy, sir. Thank you so much, Market Scientist, sir. This was very enlightening, very helpful. I'm always looking forward to these spaces, and I can't wait to host you again with so many more of our questions. मेरे बहुत सारे बचे हैं, हमारी audience ने आज बहुत सारे questions पूछे थे. Unfortunately, due to lack of time, we couldn't ask them all, but I'm sure next time we'll get to ask them again and get to know a lot more answers. Once again, thank you so much, our experts. Thank you so much, our audience. Have a really profitable day tomorrow and a very good night now. Bye bye.